गरीब का टोकरी ढाबा। माँ पिताजी, मुझे शहर में तो नौकरी मिल गई है, तो आप दोनों भी मेरे साथ चलिए ना शहर। सुंदर बेटा, यहाँ हमारे पूर्वजों का ये घर है, ढाबा है, हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सुंदर बेटा, तू हमारे पास यहीं गांव में रहना, यहाँ भी तो करने लायक काफी काम है। नहीं कुछ तो तू अपने पिताजी का ढाबा ही संभाल ले। माँ, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, ये नौकरी हासिल की, और आप मुझे ढाबा चलाने के लिए कह रहे हो? आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, वरना मैं अकेले ही शहर जा रहा हूँ। इतना कहकर सुंदर शहर चला जाता है। अनुज बहुत गरीब था। वो मदनपुर गांव में अपनी पत्नी हिमानी और इकलौते बेटे सुंदर के साथ सालों से अपने छोटे से घर में रहता आ रहा था। अनुज के पास उसी गांव में उसके पूर्वजों का एक छोटा सा टूटा फूटा ढाबा था, जो पहले उसके दादाजी चलाते थे, फिर पिताजी, और अब सुंदर के पिता अनुज उसे चलाते हैं। ये परंपरा उनके पूर्वजों से चली आ रही थी। अनुज का ढाबा छोटा होने के कारण इतना नहीं चलता था। उसके ढाबे के ठीक सामने ही एक पीयूष नाम के अमीर आदमी का ढाबा था, जो काफी बड़ा भी था और आलीशान भी था। सुंदर ने पढ़ाई करके शहर की एक कंपनी में 20,000 रुपए महीने से नौकरी हासिल कर ली थी। वो इस छोटे से गांव में नहीं रहना चाहता था। अगले दिन अनुज अपने छोटे से ढाबे पर आता है और वहां खाना बनाने लगता है। पीयूष के ढाबे पर कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं और मेरे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने ढाबे का निर्माण कर सकूं। अनुज ढाबे पर खाना बनाने लगता है। तभी दो आदमी अनुज के ढाबे पर आकर खाना खाते हैं। क्या यार राहुल, अच्छा भला हम पीयूष काका के ढाबे पर जाकर खाना खाते थे। देख, इस टूटे ढाबे पर चारों ओर धूल ही धूल जमी है। तरुण, मेरे पिताजी कहते थे कि अनुज काका बड़े ईमानदार हैं। इनके ढाबे पर सबसे अच्छा और हेल्दी खाना मिलता है। ये सुनकर अनुज बहुत खुश हो जाता है। तभी दोनों खाना खाकर पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात में, कितना कहा मैंने सुंदर को कि यहीं रहकर कोई काम कर ले बेटा, पर उसने हमारी एक नहीं सुनी और हमें छोड़कर वो शहर चला गया। औलाद जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपने जीवन के फैसले खुद ही तय करने लग जाते हैं। ढाबे पर कुछ कमाई हुई आज? वही रोज के 3 से 4 ग्राहक आए थे बस। सोचा था बेटा बड़ा हो चुका है तो अब मेरा सहारा बनकर ढाबे के निर्माण को आगे बढ़ाएगा, पर वो भी शहर चला गया। ढाबे के ना चलने से अनुज काफी परेशान हो चुका था। उसके ढाबे पर दिन के गिने चुने 3 से 4 ग्राहक ही आते थे। एक दिन अनुज के ढाबे पर पीयूष आता है। क्या हाल है अनुज भाई, मक्खियां मार रहे हो क्या ढाबे पर? अरे ऐसे खंडहर ढाबे पर कौन आकर खाना खाएगा। बंद कर दो इस ढाबे को और रास्ते पर चने फुटाने बेचने का काम शुरू कर दो। ये सुनकर अनुज उदास हो जाता है। अनुज भाई, अगर आपके पास करने को कोई दूसरा काम नहीं होगा ना, तो कल से मेरे ढाबे पर आ जाना। मैं वहां बर्तन धोने का काम दे दूंगा आपको। अपनी गरीबी का अपमान सुनकर अनुज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीयूष हमेशा अनुज की गरीबी का मजाक उड़ाता था। करीब 3 महीने बाद अचानक एक दिन अनुज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी सुंदर शहर से अपने गांव आता है। रात का समय। सुंदर बेटा, अब मेरे जीने का कोई भरोसा नहीं रहा। मुझे वचन दे बेटा कि तू अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाएगा यहाँ से, और मेरे ढाबे के कारोबार को भी तू ही संभालेगा। पिताजी, आप बीमार हैं, आप ज्यादा बात मत कीजिए। मुझे वचन दे बेटा कि तू यहाँ रहकर मेरे ढाबे को आगे बढ़ाएगा। मैं वचन देता हूँ पिताजी कि मैं यहाँ रहकर आपके ढाबे के कारोबार को आगे बढ़ाऊंगा। तभी अनुज की मौत हो जाती है। ये देखकर सुंदर हिमानी खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद सवेरे। माँ, मैं पिताजी के ढाबे पर जा रहा हूँ। भगवान तुझे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे बेटा। जा जा बेटा, अपने पिता के कारोबार को इतना ऊंचा कर दे कि तेरे पिताजी का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए। सुंदर वहां से अपने पिता के ढाबे पर आता है। उस टूटे ढाबे की हालत देखकर सुंदर के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये ढाबा तो काफी टूट चुका है। इतने टूटे ढाबे पर कौन आएगा खाना खाने? तभी सुंदर के ढाबे पर पीयूष आता है। सुंदर बेटा, तू क्यों इस टूटे ढाबे के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? एक काम कर, तू ना इस ढाबे को ही बेच दे। पीयूष काका, आप अपनी राय ना अपने पास ही रखिए। चलिए जाइए यहाँ से। ये सुनकर पीयूष वहां से चला जाता है। अब मुझे इस ढाबे को तोड़कर यहाँ एक बड़ा आलीशान ढाबा बनाना होगा,
ताकि मेरे भी ढाबे पर ग्राहक आने लगे। सुंदर गांव में आता है और वहां घूमने लगता है। तभी उसकी नजर एक गरीब पति पत्नी राकेश और दामिनी पर पड़ती है, जो अपने झोपड़े के बाहर लकड़ी की टोकरियां बना रहे थे। बचपन में हम इसी टोकरी के अंदर छुपते थे। तभी सुंदर के मन में एक बात आती है। अरे वाह, क्यों ना मैं अपना एक ढाबा ऐसी टोकरी की तरह दिखने वाला बनाऊं। ऐसा टोकरी के अवतार का ढाबा देखकर तो मेरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा, मैं ऐसा टोकरी का ढाबा ही बनाता हूँ। सुंदर राकेश के पास आता है और उन्हें एक बड़ा सा टोकरी जैसा दिखने वाला ढाबा बनाने की बात कहता है। इतना बड़ा टोकरी ढाबा? हाँ काका, मैं ऐसे ढाबे का निर्माण करना चाहता हूँ जो दिखने में नीचे से भी टोकरी की तरह दिखे और उसकी छत भी टोकरी की तरह दिखे। क्या आप ऐसा ढाबा बना सकते हैं मेरे लिए? बना सकते हैं, पर उसके लिए बहुत सी लकड़ियां और बांस की जरूरत होगी। आपको जो चीज चाहिए आप वो ले आइए, बस जल्द से जल्द मुझे ऐसा ढाबा बनाकर दीजिए। जितना पैसा लगेगा मैं आपको दूंगा। उसके बाद राकेश दामिनी जंगल में जाते हैं और वहां से हर रोज काफी सारी लकड़ियां तोड़कर लाते हैं और सुंदर के उस ढाबे को तोड़कर वहां लकड़ी का टोकरी जैसा दिखने वाला एक खूबसूरत सा ढाबा बना देते हैं। उस ढाबे की छत भी लकड़ी की टोकरी जैसी थी और उसके नीचे का हिस्सा भी लकड़ी का बना टोकरी जैसा था। वो ढाबा काफी बड़ा और आलीशान भी था। उसमें सुंदर ने काफी आलीशान चीजें भी रखी थी। ऐसा आलीशान टोकरी ढाबा देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। एक दिन सवेरे सुंदर अपने टोकरी ढाबे पर बैठा खाना बना रहा था। तभी कई सारे लोग उस ढाबे पर आते हैं। वाह, कितना खूबसूरत टोकरी ढाबा है यार ये। ऐसा ढाबा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इस ढाबे पर तो खाना खाने का मजा ही कुछ और आएगा। अब तो मैं रोज इसी आलीशान ढाबे पर आकर खाना खाऊंगा। वाह, कितना ब्यूटीफुल ढाबा है। सारे लोग सुंदर के उस टोकरी ढाबे की बड़ी तारीफ करते हैं और सब उसी टोकरी ढाबे में आकर खाना खाते हैं। ये ढाबा तो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह लग रहा है। आप सभी का स्वागत है। बताइए, मैं आप सबकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तभी सब फटाफट सुंदर को खाने के ऑर्डर देते हैं और सुंदर सबको खाना देते जाता है। पहले ही दिन शाम तक सुंदर की 7,000 रुपए की कमाई हो जाती है। रात का समय। देखिए माँ, एक ही दिन में मेरी कमाई 7,000 रुपए की हो गई। इसी तरह अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता जा बेटा, और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करते जा। उसके बाद सुंदर अपने टोकरी ढाबे पर रोज की हजारों की कमाई करने लगा। उसके ढाबे पर दिन प्रतिदिन ग्राहकों की बढ़ोतरी होने लगी। लोगों को भी उस टोकरी ढाबे पर आकर खाना खाने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी सुंदर अपने ढाबे पर 4 नौकर रख लेता है और इधर पीयूष के ढाबे पर एक भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा था। उसका ढाबा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। एक दिन सवेरे पीयूष सुंदर के ढाबे पर आता है। सुंदर बेटा, क्या मुझे तेरे ढाबे पर कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत जरूरत है बेटा, मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। हाँ काका, जरूर मिल सकता है आपको काम। आप बस मेरे ढाबे के बाहर खड़े रहकर ढाबे पर आए ग्राहकों का स्वागत कीजिए। तो देखा दोस्तों आपने, एक समय में जो आदमी सुंदर के पिता को अपने ढाबे पर काम देने की बात कर रहा था, आज वो आदमी खुद सुंदर के ढाबे पर चपरासी का काम करने लगा। उसके बाद सुंदर अपने टोकरी ढाबे पर महीने के लाखों रुपए कमाने लगा और वो कुछ ही सालों में अपनी कमाई से गांव में एक बड़ा सा घर भी खरीद लेता है और अपनी माँ के साथ एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगता है। आज सही मायनों में सुंदर ने अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन कर दिया। लालची मकई पराठा वाला। बूढ़ी हिमानी पालनपुर शहर में अपने छोटे से स्टॉल पर अपने हाथों से मकई के पराठे बनाकर बेच रही थी। उसके पास उसका बेटा भोला भी था, जो ग्राहकों को पराठे के साथ नींबू और पुदीने की चटनी दे रहा था। वहां कई सारे लोग खड़े पराठे खा रहे थे। हेमा बहन, आपके मकई पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं ना कि मन करता है बस पराठे खाते ही जाऊं आपके। सही कहा भाई, इतने सस्ते दाम में इतना स्वादिष्ट मकई पराठे पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता। हिमानी 20 रुपए का एक मकई पराठा बेचती है। उसके हाथ के स्वादिष्ट पराठे खाने दूर दूर से लोग आते थे। रोज की तरह आज भी शाम तक हिमानी के सारे पराठे बिक जाते हैं। रात का समय। चल भोला, अब घर जाकर कल के पराठों का सामान तैयार करते हैं। माँ, अब तो आप पराठे के दाम बढ़ा दीजिए। हम कब तक 300 रुपये रोज कमाते रहेंगे? वैसे भी अब रोज के कितने ग्राहक आ रहे हैं हमारे पास। अगर हम पराठे के दाम 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर देंगे तो हमारी कितनी ज्यादा आमदनी होगी। बेटा, जब हमारी जरूरत इतने पैसों में पूरी हो ही रही है तो बेवजह लालच क्यों करना? लालच में इंसान बहक जाता है। चल अब।
रोज रोज अपनी कमाई देखकर भोला के मन में लालच जागता रहता था और वो रोज हिमानी को पराठों के दाम बढ़ाने की बात कहता था, पर हिमानी हमेशा ईमानदारी से कारोबार करती थी, इसीलिए उसके पास हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहती थी। हिमानी बहुत गरीब थी। वो पालनपुर शहर में अपने छोटे से घर में अपने बेटे भोला के साथ रहती है। कुछ साल पहले ही हिमानी के पति की मौत के बाद हिमानी ने ये मकई पराठे का कारोबार शुरू किया था। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक हिमानी की भी मौत हो जाती है। अब भोला एकदम अकेला हो चुका था। कुछ दिन बाद भोला अपनी माँ का स्टॉल लिए शहर के उसी स्थान पर आकर अपने हाथों से मकई के पराठे बनाता है। अब मैं पराठे का दाम 30 रुपए कर देता हूँ। भोला अपने मकई पराठे के दाम 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर देता है। तभी 2 आदमी वहां आते हैं। ये क्या भोला, तूने पराठे के दाम 30 रुपए कर दिए? मालिक, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, मकई मसाला सबके दाम बढ़ चुके हैं। तेरी माँ ही ईमानदार थी, वो कभी पराठे के दाम नहीं बढ़ाती थी। अच्छा ठीक है, हमें 2 पराठे दो। भोला दोनों को गर्मा गर्म पराठे देता है और दोनों पुदीने की चटनी और नींबू के साथ वो पराठे खाकर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह दिन भर में कई सारे ग्राहक भोला के पास आकर 30 रुपए एक पराठे के हिसाब से पराठे खाने लगे। शाम तक रोज के मुकाबले भोला की आज की आमदनी ज्यादा होती है। पराठे के दाम बढ़ाकर तो अच्छी कमाई हो रही है मेरी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अपने पास रोज रोज ग्राहकों की बढ़ोतरी देखकर और इतनी कमाई देखकर भोला बड़ा खुश होने लगा। एक दिन शाम में भोला मकई लेकर एक कालू नाम के आदमी की आटा चक्की पर आता है। उस समय कालू अपनी चक्की में खराब आटा समेट रहा था। काका जी, ये 10 किलो मकई का आटा पीस दीजिए। हाँ, बस ये खराब आटा समेट लूं, फिर पीस देता हूँ। वैसे आप इस खराब आटे का करते क्या हो? बेटा, ये आटा मैं मवेशियों के व्यापारियों को 3 रुपए किलो में बेचता हूँ। अगर मैं मकई के आटे में ये खराब आटा मिलाकर पराठे बनाऊं तो मुझे मकई का आटा भी कम लगेगा और मेरी कमाई भी अच्छी होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मकई के आटे में खराब आटा मिलाया है। तभी भोला 3 रुपए किलो से 10 किलो वो खराब आटा कालू से खरीदकर अपने घर ले जाता है और अपने मकई के 10 किलो आटे में वो 3 किलो खराब आटा मिला देता है और अगले दिन उसी मिलावट वाले आटे से पराठे बनाने लगता है। अब जो भी ग्राहक वो खराब आटे के पराठे खाता तो पराठे खाते ही लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये पराठा खाने के बाद मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है? भोला, क्या मिलाया तूने पराठे में? कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला क्यों पराठे में कुछ मिलाऊं? रोज की तरह आज भी पराठे अच्छे ही बनाए हैं मैंने। तूने जरूर कुछ मिलाया है पराठे में, तभी पराठे खाते ही हमारे पेट में इतना दर्द हो रहा है। खराब आटे के पराठे की वजह से लोगों को पेट में दर्द होने लगता है और जितने भी लोग भोला के पास से पराठे खाते हैं वो सब पेट दर्द के शिकार बन जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन से कोई भी भोला के पास आकर पराठे नहीं खाता। भोला शाम तक अपने स्टॉल पर पराठे लिए बैठा था, पर आज गिने चुने 2 से 3 ही ग्राहक उसके पास आए थे। लगता है खराब आटे के पराठे बनाकर मैंने गलती कर दी। अब कल से मैं पहले की तरह अच्छे आटे के ही पराठे बनाता हूँ। हाँ। उसके बाद अगले दिन भोला अपने आटे में खराब आटा नहीं मिलाता और अच्छे आटे के ही मकई पराठे बनाता है, पर आज भी दोपहर तक उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। अरे, अब तो मैंने आटे में मिलावट भी नहीं की, फिर भी मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे। इसी तरह शाम तक भोला के पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। भोला उदास अपने स्टॉल पर बैठा था, तभी उसके गांव का दोस्त मोहित वहां आता है। अरे मोहित भाई, तू कितने दिनों बाद मिल रहा है, कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता कैसा है और तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? क्या बताऊं यार मोहित। तभी भोला मोहित को बीते दिनों के बारे में सारी बात बताता है। अब जब ईमानदारी से मैं बिना मिलावट के पराठे बना रहा हूं तो अब कोई भी मेरे पास पराठे खाने नहीं आ रहा। बोला, आजकल ना लोगों को ईमानदारी भाती नहीं है। मैं ना अपने ढाबे के खाने में एक नशीली दवाई मिलाता हूँ। जब कोई एक बार मेरे ढाबे का वो नशीली दवाई मिला खाना खाता है ना, तो वो दोबारा क्या 20 बार आकर मेरे ढाबे पर खाना खाकर जाता है। तू भी अपने पराठे में वो दवाई मिला। वो दवाई बस एक चुटकी डालनी होती है, फिर देख कैसे तेरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जमती है और कैसे तेरी कमाई हजारों में होती है। भोला मोहित से वो नशीली दवाई ले लेता है। अगले दिन सवेरे मोहित ने तो एक ही चुटकी मिलाने को कहा था। एक काम करता हूँ, मैं 2 चम्मच भर के डाल देता हूँ दवाई, ताकि लोग मेरे पराठे के दीवाने हो जाए। भोला एक चुटकी के बजाय 2 बड़े चम्मच भरकर वो नशीली दवाई अपने पराठों में मिला देता है। नशीली दवाई तो मैंने मिला दिया पराठों में,
अब ग्राहकों को कैसे बुलाऊं? एक काम करता हूँ, आज के दिन मैं अपने पराठे लोगों को मुफ्त में खिलाता हूँ। बस एक बार लोगों को मेरे नशीली पराठे की लत लग जाए, फिर अगले दिन से मैं एक पराठा 50 रुपए का बेचूंगा। आइए आइए आइए, मुफ्त में एक पराठे खाकर जाइए। आइए आइए आइए, आज के दिन मकई पराठा बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा सबको। आइए आइए। ये सुनकर लोग भोला के पास दौड़े चले आते हैं। क्या कहा? मुफ्त में मकई पराठा मिलेगा? जी भाई साहब, आज के दिन सबको मुफ्त में मकई का एक पराठा मिलेगा। फिर क्या था, भोला के पास मुफ्त का पराठा खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और भोला हर एक आदमी को एक एक मकई का पराठा मुफ्त में देने लगा। शाम तक भोला के पास के सारे पराठे खत्म हो जाते हैं। पराठे तो मैंने लोगों को खिला दिए, अब कल से मेरे पास ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। अगले दिन भोला फिर से अपने स्टॉल पर मकई के पराठे बनाता है और एक पराठे का दाम 50 रुपए कर देता है। तभी कल जितने लोगों ने भोला के पास आकर पराठे खाए थे, वो ज्यादा नशीली दवाई मिले पराठे खाने की वजह से पराठे खाने के लिए बेताब हो जाते हैं और सब आकर भोला से पराठे मांगते हैं। लोग पराठे खाने के लिए लड़ाई करने लगे। भोला, पहले मुझे दे पराठे। भोला, पहले मैंने तुझे पैसे दिए हैं ना, पहले मुझे दे पराठे। अरे मैंने भी पैसे दिए हैं, पहले मुझे दे भोला। वो नशीला पराठा खाकर लोग उस पराठे को दोबारा खाने के लिए मरे जा रहे थे। अरे आप सब शांत हो जाइए, सबको पराठे मिलेंगे। भोला जैसे ही पहला पराठा बनाता, तभी उसे एक पराठे को सारे लोग छीनने लगते हैं और वहीं लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अरे अरे आप सब लड़िए मत। सब एक दूसरे से लड़ते लड़ते भोला के स्टॉल को पूरा तोड़ देते हैं। तभी अजीत भोला को पकड़ लेता है। भोला, जल्दी मुझे पराठे दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सारे लोग भोला को पकड़कर इधर से उधर खींचने लगते हैं। ये देखकर भोला वहां से भाग जाता है। मोहित के बच्चे, ये कौन सी दवाई दे दिया तूने मुझे? ये लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। भोला दौड़ते दौड़ते सीधे मोहित के गांव आता है और मोहित को सारी बात बताता है। अरे भोला, वो दवाई इतनी ज्यादा नहीं डालनी थी पराठे में। मैंने तुझे कहा भी था कि केवल एक चुटकी ही डालना दवाई, तूने इतनी ज्यादा डाल दिया, तभी तो लोग इतने पागल से हो गए। मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। लोगों ने मेरा ठेला और मेरा सारा सामान तोड़ दिया और ऊपर से सब मेरी जान के दुश्मन बन गए। ना मैं लालच करता, ना ये सब होता। भोला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शहर जा सकता था और ना ही अब उसके पास उसकी दुकान बची थी। इसीलिए कहते हैं कि लालच कभी ना करो भैया, क्योंकि लालच इंसान को बर्बाद करके रख देता है।